Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is nuclear physics. Question number 1 है number of protons, electrons and neutrons in a nucleus of atomic number 11, mass number 24 are what? एक न्यूक्लियस है, उसके एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया है Z विच इज 11। आपने बताना कि उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है कि उसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे। चूंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मास नंबर जो है उसका एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं वो 24 है, तो न्यूट्रॉन नंबर होगा 24 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन नंबर विल बी 13। सो 11, 0 एंड 13 ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विल गिव व्हाट। तो हमारे पास इक्वेशन है आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मैटर एनर्जी इक्वेशन या मास एनर्जी इक्वेशन। उसके मुताबिक मास की जगह हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ kg लिख रहे हैं। ये 1 मिलीग्राम है ना, इसको हम kg में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, इसका स्क्वायर ले लें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, 2s are 16। तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 माइनस 6 विच गिव्स अस एनर्जी इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 जाउल्स। इतनी एनर्जी 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर हमें दे सकता है और ये अच्छी खासी एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 है SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। SI यूनिट रेडियो एक्टिविटी का जो होता है वो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, DPS, जिसको बैकरल कहते हैं। रदरफोर्ड और क्यूरी भी यूनिट्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, लेकिन ये SI यूनिट्स नहीं है। SI यूनिट में हम बैकरल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल ये बात ठीक है। ऑप्शन बी है रेडियो एक्टिविटी नेवर अफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ऐसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की जो है वो डिपेंड करती हैं कि उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इजाफा या कमी हुई है या नहीं हुई, इस पर भी डिपेंड करती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटम है, अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू एक और ऑक्सीजन का एटम जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो केमिकली दोनों डिफरेंट बिहेव करेंगे। अब ये दोनों में न्यूक्लियर चेंजेस कोई नहीं है, लेकिन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस हैं। एट द सेम टाइम अगर आप न्यूक्लियस में भी चेंजेस कर दें तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसीजर होता है तो फॉर एग्जांपल यूरेनियम डिके होकर आगे कुछ ना कुछ और बना देता है, रेडियम डिके होकर रेडॉन बना देता है। तो रेडियम और रेडॉन के जो आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी। तो जब कभी अल्फा डिके होता है तो तब भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अफेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब अफेक्ट होते हैं तो वो केमिकल आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफरेंट हो जाती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को अल्फा पार्टिकल की इमिशन भी अफेक्ट करती है, बीटा पार्टिकल की इमिशन से भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बीटा पार्टिकल से नहीं है तो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्पेशली हो जाते हैं। तो बीटा पार्टिकल को अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तक रखें तो बेहतर होगा, इसको यूं लिख देते हैं। बीटा पार्टिकल से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। बेसिकली बीटा इमिशन से भी एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वो पीरियोडिक टेबल पर उस जगह पर फिर हम उसको नहीं लेते, वो किसी और जगह का एलिमेंट बन जाता है। लेकिन गामा पार्टिकल जो है इससे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर भी कोई असर नहीं पड़ता और इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो गामा पार्टिकल की इमिशन से केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की चेंज नहीं होंगी, जबकि अल्फा और बीटा पार्टिकल की इमिशन से केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज। सो ये बी वाली स्टेटमेंट जो है ये काफी हद तक वेग है। इट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर ऑल ऑफ दीज 3 बेसिक रेडिएशंस, बट इट डज स्टैंड ट्रू फॉर गामा रेडिएशन। तो खैर हम देखते हैं, अगर इससे बेहतर कोई और एब्सोल्युटली रॉन्ग हमें स्टेटमेंट मिल जाती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वरना हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल ठीक बात है, रेडियो एक्टिविटी प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिनन है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर प्रेशर जो भी हो, इट कंटिन्यूज टू हैपन एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। सो ये सी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दी स्टेटमेंट है कि 25 kg पीस ऑफ यूरेनियम 235 हैज ग्रेटर रेडियो एक्टिविटी देन अ 30 किलोग्राम पीस ऑफ यूरेनियम 235। दोनों यूरेनियम 235 हैं, तो हम सबको पता है कि रेडियो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट ओरिजिनली। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी। तो 25 किलोग्राम के पीस में कम न्यूक्लियॉन्स है, इट शुड नॉट हैव ग्रेटर रेडियो एक्टिविटी देन
30 kg पीस ऑफ यूरेनियम 235, 30 kg वाली की रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है, थोड़ी सी वेगली भी ठीक नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 5 है बीटा डिके ऑफ एन एटम कॉजेज व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक्स में जो बीटा डिके है वो है बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके जो होता है उसमें ऐसा होता है कि एक जो न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन है वो डिके होकर एक प्रोटॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है जो एज बीटा पार्टिकल इमिट हो जाता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो देता है। तो इस केस में न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीजेज बाय 1, न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीजेज बाय 1, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेज बाय 1 एंड एटॉमिक मास जो होता है या न्यूक्लियन नंबर दैट रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहता है, ना इंक्रीज होता है ना बढ़ता है। बीटा प्लस डिके भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन डिके हो जाता है इनटू अ न्यूट्रॉन, अ पॉजिट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल के तौर पर रिलीज होता है, एंड अ न्यूट्रिनो इज रिलीज्ड। ठीक हो गया। और इस केस में क्या होता है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो जाता है, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है, और अगेन न्यूक्लियन नंबर कांस्टेंट रहता है। सो एटॉमिक नंबर इस केस में कम हुआ है, इस केस में बढ़ा है। तो बीटा डिके एटॉमिक नंबर इंक्रीज करवाएगा या बढ़ाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस बीटा डिके में पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक हो गया। तो इट कैन कॉज एटॉमिक नंबर टू इंक्रीज एंड इट कैन आल्सो कॉज एटॉमिक नंबर टू डिक्रीज एट द सेम टाइम। सो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ठीक हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इट कैन नेवर कॉज एटॉमिक मास टू इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक मास दोनों केसेस में कांस्टेंट ही रह रहा है। सो वी विल गो फॉर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो इमिट होती हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से, कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उनकी एक्स रेज से डिफरेंट है। एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई एनर्जी वाली वेव जो है वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑल्दो कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हाई होती है एक्स रेज से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों को हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही काउंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो ऑब्वियसली दोनों की डिफरेंट है, लेकिन आप अगर स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, उन्होंने पूछा है विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ दीज रेज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है ये, वेवलेंथ व फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ओरिजिन जो है वो वाहिद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो गामा रेज की और एक्स रेज की डिफरेंट है। गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर इन ओरिजिन होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं। दे आर नॉट रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन शेल्स, वाइल जो एक्स रेज होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इन ओरिजिन होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो तब जो ट्रांजिशन के नतीजे में ऑर्बिट्स की आपस की एनर्जी की डिफरेंस होता है, वो एनर्जी डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स निकलता है, और वो फोटोन हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो एक्स रेज कहलाते हैं। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, एक्स रेज का इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन है जबकि गामा रेज का न्यूक्लियर ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 7 है बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में बता दिया गया कि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है आगे पूरे क्वेश्चंस में जब भी हम बीटा की बात करेंगे तो हम बीटा माइनस डिके की ही बात करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अगर आपको कुछ ना बताया जाता तो फिर यू नीड टू कंसिडर बोथ पॉसिबिलिटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट बीटा पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ ईच बीटा पार्टिकल डिक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव एटम। यही पहली स्टेटमेंट ही गलत है। अगर ऑक्सीजन के एटम में फॉर एग्जांपल कोई भी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, उसके बाहर या कोई भी और एग्जांपल के तौर पर लें एलिमेंट एक्स है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स या टोटल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल 32 हैं, तो जब वो बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा तो वो इन अपने ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा। हमने अभी पढ़ा कि बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स सारे के सारे आपने पढ़ा है कि ये सारी न्यूक्लियर रेडिएशन है, न्यूक्लियस से निकलती हैं। तो बीटा डिके में भी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बाहर वाले शेल वाला नहीं निकल जाता, न्यूक्लियस से ही निकलता है। तो अगर बाहर के शेल्स में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 के 32 ही रहेंगे जो पहले थे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये भी अभी प्रोड्यूस हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि न्यूट्रॉन डिके होता है, एक प्रोटॉन देता है, एक एंटी न्यूट्रिनो देता है, और उसी वक्त एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जैसे ही डिके होता है उसी वक्त एक न्यूट्रॉन डिके होकर इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट नहीं था। सो ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है, वो पहले भी 32 थे
एक नया इलेक्ट्रॉन हमने बना के बाहर भेज दिया है, अब भी वो 32 ही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एक बीटा डीके के नतीजे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। सी स्टेटमेंट है कि विद द रिलीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। ए की वैल्यू जो है वो सेम रहती है यानी मास नंबर की। विद द रिलीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर फॉल्स, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रॉन डिके होता है, प्रोटॉन बनता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूट्रॉन नंबर कम हो जाता है। तो ए हम सेलेक्ट करेंगे एज आर रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। 8 है द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइव्स इज। तो हमारे पास फार्मूला होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस का 1/2n फ्रैक्शन, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। सो n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको अगर आप परसेंटेज में सॉल्व करना चाहते हैं, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी, और ये परसेंटेज जो आपके पास आती है अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th है आफ्टर 2 hours 1/16 of the starting amount of certain radioactive isotopes remains undecayed। 1/16 ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास अनडिकेड है। ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो ऐसा होता है, इक्वेशन हमारे पास होती है 1/2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो यू विल नो दैट 1/16 कैन बी इक्वलाइज्ड टू 1/2 रेज़ टू पावर n। सो 1/2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1/16। 1/2 raised to power n is equal to 1/2 raised to power 4, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। हमने 16 को 2 raised to power 4 लिख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो you will know that n will be equal to 4। So 4 हाफ लाइव्स इस एलिमेंट की गुजर चुकी हैं और ये 2 hours अभी तक गुजरे हैं। So if 4 hours are equal to 2 half lives, 1 half life will be equal to what? If 2 half lives are equal to 4 hours, then 1 half life कितने उसके बराबर होगी? Obviously 4 divided by 4 half lives बराबर हैं 2 hours के। मैं उल्टा लिख गया। 4 half lives बराबर हैं 2 hours के, तो एक हाफ लाइफ बराबर होगी 2/4 hours के, यानी कि आधे घंटे के। आधा घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट्स। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए है गामा रेज हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास। दे डोंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, दे हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेम मास। ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। बीटा रेज आर सिमिलर इन नेचर टू कैथोड रेज, बिल्कुल ठीक बात है। बीटा रेज भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन डी है अल्फा पार्टिकल्स आर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल ये होता है, ये सिंगली आयोनाइज्ड नहीं है, ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 है द सब्सटेंसेस हैविंग न्यूट्रॉन्स इन एक्सेस बट दे हैव सिमिलर गैप बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर आर कॉल्ड व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोडायफर्स कहते हैं हम ऐसे सब्सटेंसेस को कि जिनके Z-n यानी कि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का अगर हम डिफरेंस लें या n-e जो भी ले लें तो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन आपस में एलिमेंट्स वो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोडायफर्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट। तो ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू लेड। लेड से ऊपर वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकते हैं, और जब भी कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो न्यूक्लियस ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू वो अपने से छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये एटम डिके हो गया और मदर से डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से एटम का न्यूक्लियस छोटा होते होते उसका एटॉमिक नंबर कम होते होते अल्टीमेटली लेड तक पहुंच जाता है। अब लेड जो है ये बिल्कुल स्टेबल है, ये आगे फर्दर डिके नहीं करता। तो अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रख दिया जाए और फिर देखा जाए तो वो हम देखेंगे कि वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अगर हमने 5-6 रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट थे, सारे के सारे लेड में कन्वर्ट हो चुके होंगे आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 है ऐसा पार्टिकल जिसकी इमिशन से चार्ज नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। हम ऊपर देख चुके हैं अल्फा बीटा पार्टिकल से चार्ज नंबर यानी कि जी, न्यूक्लियॉन नंबर यानी कि ए पर इफेक्ट पड़ता है। गैमा पार्टिकल से दोनों पर इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 14 है, थोरियम ने बीटा पार्टिकल अगर इमिट किया तो न्यूट्रॉन नंबर पेरेंट और डॉटर का जो होगा उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 1 होगा। बीटा पार्टिकल की मिशन में न्यूट्रॉन नंबर या तो एक बढ़ जाएगा या एक कम हो जाएगा। अगर बीटा माइनस है तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा, बीटा प्लस है तो न्यूट्रॉन एक बढ़ जाएगा। तो दोनों केसेस में मदर और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में जो डिफरेंस होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी हाफ लाइफ है 1 मिनट। एक न्यूक्लियस अगर अभी डिके होता है तो नेक्स्ट कब डिके होगा? तो ऐसा है कि हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चल सकता है कि अगर हमारे पास सपोज इतने न्यूक्लियस हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि इन न्यूक्लियाई में से आधे एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद डिके हो जाएंगे और बाकी आधे बच जाएंगे। ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बाकी आधे बच गए। लेकिन हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि सपोज अगर इसमें 100 न्यूक्लियस थे और हमें उनमें से कहा जाता है कि बताओ ये वाला जो न्यूक्लियस है ये कब डिके होगा, तो हम ये कभी नहीं बता सकते। एक न्यूक्लियस को अगर हम बैठ कर ऑब्जर्व करते रहे और वेट करते रहे कि ये अभी डिके हुआ, अभी डिके हुआ, अभी डिके हुआ, तो हम कभी नहीं बता सकते कि ये कब डिके होगा। हो सकता है वो उसी वक्त डिके हो जाए। अगर हाफ लाइफ उसकी सपोज 100 साल है, हो सकता है जिस न्यूक्लियन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसी वक्त 15 मिनट के बाद जो है वो खत्म हो जाए, डिके हो जाए। और हो सकता है हम 200 साल तक बैठे रहें, हालांकि उसकी हाफ लाइफ 100 साल है, हम 200 साल तक भी बैठे रहें तो फिर भी हो सकता है वो न्यूक्लियस डिके ना हो। तो कौन सा न्यूक्लियस एग्जैक्टली कब डिके होगा, वी कांट प्रेडिक्ट दैट। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प नहीं करता और ये भी नहीं बताता कि एक न्यूक्लियस अगर अभी डिके होगा तो उससे अगला वाला कब डिके होगा। तो वो कभी भी डिके हो सकता है। हमें बस ये पता होता है कि इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम आधे न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आफ्टर एनी टाइम दे कैन डिके। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक है एक्स जिसकी हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, एक है वाई जिसकी हाफ लाइफ है 90 मिनट्स। और हम देखते हैं कि दोनों में इनिशियली इक्वल नंबर ऑफ एटम्स थे। हमने 180 मिनट्स के लिए दोनों को छोड़ दिया और 180 मिनट के बाद आपने बताना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स अनचेंज्ड कितने होंगे टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई अनचेंज्ड। तो 180 मिनट में आप देखें, 180 मिनट में एक्स की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? 6 हाफ लाइफ। और इसी 180 मिनट में वाई की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 2 हाफ लाइफ। वाई वाले न्यूक्लियस की 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, एक्स वाले की 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो वाई वाले न्यूक्लियस के जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो कितने होंगे? वो होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी कि 1/2 ठीक है। एन नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो जितने भी थे। इस तरफ अगर हम देखें तो एक्स वाले के कितने बच जाएंगे? इसके भी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मैं एन नॉट से शो कर रहा हूं क्योंकि उसने हमें बताया कि दोनों में इनिशियली ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे। मल्टीप्लाइड बाय 1 × 2⁻⁶ में कर लूंगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 6 और 6 आगे जब आप करेंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8 और इसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे एक और 2 दूने 4, 4 दूने 8 से, तो 64 आ जाएगा। नंबर 64। अब आप रेशो लेंगे, एक्स वाले को रखेंगे ऊपर और वाई वाले को रखेंगे नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 है, सॉरी मैं इसको अभी तक 2⁻⁴ लिख के बैठा हुआ हूं, ये जगह 4। अब आप इसको जरा रीअरेंज करें तो आ जाएगा दिस 4/64। 16 4 64 होता है तो 1/16 ये हमें रेशो देखने को मिलेगी। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 17 है, एक सब्सटेंस की हाफ लाइफ 3.5 डेज है, 14 दिन के बाद बताएं कितना रह जाएगा। अगर ओरिजिनली 16 ग्राम था तो हमें पहले देखना है कि 14 दिन में उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजरती हैं। तो 14 को डिवाइड कर लें 3.5 डेज के ऊपर, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दें, 35 हो जाएगा। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 4 3 12 और 2 14, तो ये 4 पर कट जाता है। 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो n इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 2⁻n होता है। इसी तरह अगर आपको मास दे दिया जाए तो वो भी ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय 2⁻n होता है। इस केस में वही मास वाला फार्मूला लगेगा। ओरिजिनल मास है 16 डिवाइडेड बाय 2⁻4, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 4 4 16,
ठीक है ना, तो नीचे भी 16 आ जाएगा, तो 16 को 16 से कैंसिल कर सकते हैं, बाकी बचेगा 1 ग्राम। 18 है, सैंपल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी एक्टिविटी है 10 क्यूरी। कितने एटम डिके हो सकते हैं ऑन एवरेज ईच सेकेंड? तो आपको पता होना चाहिए, एक क्यूरी की वैल्यू होती है 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 10 क्यूरी की वैल्यू है 3.7 10 इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 10 की जगह 11 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 19th, अगर डिके कांस्टेंट किसी एटम का, किसी एलिमेंट का छोटा है तो इसका क्या मतलब है? डिके कांस्टेंट हमें बताता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कितनी है, ठीक है ना, नेगेटिव डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन, राइट, ये हमें बताता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है ना। पर सेकंड फ्रैक्शनल चेंज क्या होती है ये वो बताता है। इसके अगर ये लैम्डा कम होगा तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट टाइम कम हो जाएगी। लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो इफ डिके कांस्टेंट इज स्मॉलर इट मींस लेस ऑफ इट्स एटम विल डिके इन पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है ना। इसी तरह इसका इस तरह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैम्डा और हाफ लाइफ का आपस में रिलेशन होता है ये। तो अगर किसी का लैम्डा कम है तो इसका मतलब है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही एलिमेंट, उतने ही न्यूक्लियॉन्स डिके करने में, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कम उसके एटम्स डिके होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिके कांस्टेंट डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा है कि डिके कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ के, तो डिके कांस्टेंट डबल करोगे तो हाफ लाइफ आधी हो जाएगी, हाफ लाइफ विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल। 21 है, रेंज ऑफ गामा रेज इन एयर ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इंटेंसिटी जो होती है गामा रेज की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। 22 है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हवा में प्रेजेंट होता है? हवा में गैसेज होती हैं, हवा में नोबल गैसेज का एक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होती है, उनमें रेडॉन एक नोबल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव है। 23 है, कितने साल के बाद रेडियो एक्टिव रेडियम जमीन पर जितना है वो सारा का सारा डिके हो जाएगा अगर इसकी हाफ लाइफ 1590 है? तो ऐसा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, तो इट विल नेवर बी कंप्लीटली डिकेड। ये कंप्लीटली डिकेड का वर्ड आपको बता रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। 24 है, फोटोसिंथेसिस में बी ट्रेस्ड बाय, तो ये आपके C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ट्रेस किया जा सकता है। C14 को बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसको हम टैग कर देते हैं इनटू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और फिर वो वाले बायो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड अगर जाएगी तो वो C12 वाली जाएगी, हम क्या करेंगे उसको प्लांट को C14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। अब जब वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाएगा तो हम ग्लूकोज में भी देखेंगे कि C14 वाली ही कार्बन जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रेस कर सकते हैं, और ग्लूकोज तक पहुंचने से पहले जितने भी सब्सटेंसेस इंटरमीडिएट्स बनते हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर करके देखेंगे कि आया इसमें C14 आया है कि नहीं आया, इसमें C14 है कि नहीं है। तो जहां जहां C14 मिलेगा तो हमें पता चलता जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले फुला पाथवे में गया था, फिर उसके बाद फुला पाथवे में गया, और फिर उसके बाद आकर आखिर में उसने हमें ग्लूकोज दिया है। तो इस तरह पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस को भी इसी तरह से हम ट्रेस करते हैं। कार्बन कंटेनिंग जो भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनमें हम C14 यूज करते हैं। 25 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनडिकेड एंड डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 3 हाफ लाइव्स हैव इलैप्स्ड? तो ऐसा है, ये है अनडिकेड एलिमेंट्स का फार्मूला और ये है डिकेड एलिमेंट्स का फार्मूला, 1 माइनस एन, इस तरह से, ठीक है ना। डिकेड एलिमेंट पहले, अनडिकेड एलिमेंट्स पहले देख लेते हैं। अनडिकेड एलिमेंट्स होंगे 1/2⁻³ यानी कि 1 क्या आ जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है ना। जो डिकेड हैं वो क्या होंगे, उसमें बस सिंपली क्या कुछ नहीं करना, आपने 1 माइनस 1/8 कर देना है। ये वाली फ्रैक्शन सिर्फ आपने उठानी है, बाकी इसको भी इरेज कर दें। ये हमने सिर्फ फ्रैक्शन लेनी है। ये है फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई अनडिकेड, डिकेड वाले की हम मालूम कर रहे हैं, तो 8 - 1 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 7/8। ये है जो डिके हो चुके हैं, 7 आउट ऑफ 8 डिके हो चुके हैं, 1 आउट ऑफ 8 अनडिकेड रह रहा है। अब रेशो आपने लेना है अनडिकेड टू डिकेड का, तो 1/8 दिस, इसको उल्टा कर दें तो इस तरह से हो जाएगा 1/7, ठीक हो गया ना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर रेडिएशन थेरेपी इन साइड द बॉडी। तो इन साइड द बॉडी हमें हमेशा हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन चाहिए होती है। अब इन ऑप्शन में हाईली पेनिट्रेटिंग सबसे गामा रेज है। तो इन साइड द बॉडी अगर किसी कैंसर को मारना हो तो गामा रेज यूज की जाती है। 27 है आयन पेयर्स पर मिलीमीटर प्रोड्यूस इन एयर बाय गामा रेज इज अबाउट 1, यानी कि गामा रेज अगर 1 मिलीमीटर हवा में ट्रेवल कर जाएं तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जनरेट कर देती हैं, एक आयन पेयर जनरेट कर देती हैं। इतनी कम आयोनाइजेशन है इनकी, 1 मिलीमीटर। 28 है प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कैसी होंगी। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन वैसी ही होंगी जैसे कि किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होंगी जिसका यूनिट वही हो जो प्लांक्स कांस्टेंट का है। तो प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जाउल सेकंड। इन ऑप्शन में जिसका यूनिट जाउल सेकंड होगा उसकी वही डायमेंशन होगी और वो है एंगुलर मोमेंटम। 29 है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से कब निकलती हैं। जब उसको प्रेशर दिया जाए, जब टेम्परेचर दिया जाए, जब उसको रिएक्टर में रखा जाए या स्पॉन्टेनियसली। हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, तो स्पॉन्टेनियसली ये रेडिएशन रिलीज होती रहती है। 30 है अल्फा डिके में रेशियो ऑफ डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर टू डिक्रीज इन न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है। अल्फा डिके में क्या होता है कि कितने प्रोटॉन्स कम होते हैं, 2 प्रोटॉन्स कम होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। ये डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर है, ये डिक्रीज इन न्यूट्रॉन नंबर है। जो डिक्रीज इन न्यूक्लियॉन नंबर है वो 4 है, ठीक है ना। अब आप इनमें से किसी की भी आपको रेशो कही जाए कि जी डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर टू डिक्रीज इन न्यूक्लियॉन नंबर की मालूम करें या इन दोनों की मालूम करें, इन दोनों की मालूम करें, तो आप मालूम कर सकते हैं। इस केस में आपको इन दोनों की मालूम करने को कहा गया है, तो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा एन 2/2 होगा, तो 1:1 की रेशो आती है बेसिकली। जितने प्रोटॉन कम होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। 31 है मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स स्मॉलर, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स लार्जर। तो समटाइम्स ये इक्वल होता है और समटाइम्स इट इज लार्जर देन एटॉमिक नंबर। सिर्फ हाइड्रोजन ही है बेसिकली वैसे जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, ठीक है ना। तो उसके अलावा बाकी सारों का मास नंबर ज़्यादा ही होता है क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन उनमें होते हैं। हाइड्रोजन है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर से मास नंबर या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। 32 है रेडियो एक्टिव सैंपल 20 ग्राम से एक 1.25 ग्राम रह गया है 40 डेज में, तो आप बताएं हाफ लाइफ क्या होगी। तो पहले आप ये बताएं कि कितने गुना कम हुआ है, वो हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 को डिवाइड करें 1.25 पे, ये पॉइंट हटा के ऊपर हम अगर 100 लगा दें तो नीचे क्या रह जाएगा 125। 125 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 4 जार 100, 5 4 जार 20, तो ये क्या आ जाएगा 4 ज़रब 4 16, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये 1/16 हो गया है इन 40 डेज। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ये ऑब्वियसली मास वाली, बल्कि डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n। तो 1/16 हो गया है ना, तो हम नीचे 2 रेज़ टू पावर n की जगह 16 लिख लेते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16। तो इक्वेशन हमारे पास के मुताबिक ये जो 4 है ये हमें हाफ लाइफ बताएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है। कितने दिन है 40 डेज, तो 4 हाफ लाइफ 40 डेज, 1 हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि कितने हो जाएंगे 10 डेज। तो इसकी एक हाफ लाइफ 10 दिन की है। 33 है 2 साल के बाद 1/16 अनडिके रह गया है, हाफ लाइफ बताएं। तो 1/16 का मतलब होता है 1/2 रेज़ टू पावर 4, अगेन वही है, तो इसका मतलब है 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो 4 हाफ लाइफ 2 साल, 1 हाफ लाइफ आधा साल, हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, तो 6 महीने इसकी हाफ लाइफ है। 34 है A nucleus having nucleon number 14, A है उसका 14 and charge number 7, Z है उसका 7, it captures an alpha particle। alpha particle ये होता है 2 और 4, तो उसने कैप्चर किया तो इसका जो न्यूक्लियन नंबर है वो 14 से 18 हो जाएगा, +4 कर देंगे और ये +2 कर देंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद इट इमिट्स अ प्रोटॉन, जब वो इमिट करता है प्रोटॉन में तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। प्रोटॉन उसने एक इमिट किया है तो इसमें -1 का चेंज आ जाएगा, एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। अब फाइनल जो हमारे पास मेकअप है न्यूक्लियस का वो ये है 8 18। अब इसमें देखें 8 18 जो है वो कौन सा वाला है,
ऑब्वियसली वो है सी ऑप्शन। ठीक है ना, 8 18 ठीक हो गया ना। 14 था उसका न्यूक्लियॉन नंबर और उससे 18 हो गया, बल्कि सॉरी न्यूक्लियॉन नंबर भी यहाँ पर एक कम होगा क्योंकि एक प्रोटॉन कम हो गया, तो 817 होगा। राइट, 817। अब 817 जहां पर देखें, ए ऑप्शन में भी 817 है, डी ऑप्शन में भी 817 है, जबकि ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे है फ्लोरीन। यहां पर आपने अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कभी भी 8 नहीं हो सकता। अगर उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इट मस्ट बी एन ऑक्सीजन का कोई ना कोई रेडियो आइसोटॉप होगा, तो ऑक्सीजन को ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, फ्लोरीन होता तो यहाँ पर जी को 9 होना चाहिए था। एटॉमिक मास चाहे कुछ भी होता, फिर वो आइसोटॉप का डिफरेंट ही होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डेफिनेट आइडेंटिटी होती है, उसको सेम रखना है। तो इस केस में हम ये डी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 35 है यूरेनियम 233, मास क्या है 233 है, जी है उसका 92। इट डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा इमिशन, हर अल्फा इमिशन में न्यूक्लियॉन नंबर 4 कम हो जाता है, और जो ये है चार्ज नंबर ये 2 कम हो जाता है। तो चार्ज नंबर एक पहली इमिशन पे -2 कर देंगे 90 हो जाएगा, फिर अगली इमिशन पे -2 कर देंगे 88 हो जाएगा, पहली इमिशन पे -4 कर देंगे 29 हो जाएगा, अगली इमिशन पे -4 कर देंगे 225 हो जाएगा। तो 88 225 का जो ऑप्शन है अब ये कहाँ पर है? अगेन यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें 88 और 225 है, वो है रेडियम।